हसनाल घर बहुत थका हुआ आया था। वो अपने चेहरे की थकान उस भूरे बालों वाली को देखकर ख़त्म करना चाहता था। वो काम पर था तो तब से उसकी आंखों में एक ही चेहरा बसा हुआ था, और वो था उस भूरे बालों वाली बिल्ली का। जैसे ही उसने बकविला में कदम रखा, एक बार फिर उसका दिल मचला। वो तेज़ी से चलता अपने कमरे में आया, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। हाँ, अलबत्ता रूम इतना चमक रहा था कि वो अंदाज़ा नहीं कर पाया कि ये रूम मनाल ने साफ़ किया होगा, क्योंकि शादी के बाद हर वक्त वो खुद मलगजे से हुलिये में रहती तो घर की सफाई क्या खाक करती। लेकिन उन दिनों वो बहुत हद तक तब्दील हो चुकी थी। वो कुछ सोचता बाहर आया तो उसे बर्तनों की आवाज़ें आई। वो नासमझी से सोचने लगा कि भूरे बालों वाली बिल्ली किचन में क्या कर रही है। वो बिल्कुल दबे कदमों से किचन में आया, क्योंकि वो बिना आवाज़ चलने में काफ़ी माहिर खिलाड़ी था। वो उसकी तरफ बैक किए बर्तन धो रही थी। सादा से कॉटन के सूट में भूरे बाल नज़र आ नहीं रहे थे वो उसको, जिनका वो दीवाना था। वो रफ्ता रफ्ता चलते चलते पीछे से आता, उसके गिर्द अपने बाजू हाइल कर गया। हसनाल, तो तुम कब आई? वो मानूस की खुशबू पहचानते घबराई हुई बोली, क्योंकि उसकी गिरफ्त में गर्म जोशी थी। जब आपके इस छोटे से दिमाग ने मुझे सोचा था, सच्ची बताऊं तो 2 दिन आपके दिए गए तोहफे को ही महसूस करता रहा। वो फट से उसे इज्जत देता, ये कहता उसके साबुन ज़दा हाथों को थामते, उसके साथ प्लेटें धुलवाने लगा। हसनाल, क्या कर रहे हो? किचन है ये। उसकी ठोड़ी को अपने कंधे पर देखते उसकी बढ़ती हुई गुस्ताखियों से वो घबरा कर बोली, अच्छा छोड़ें, ये बताएं ये तब्दीली कैसे आई आप में? मतलब आप घर का इतना काम अकेले कर रही हैं? वो ये कहते उसके हाथों को पानी से नीचे करके धोने लगा, क्योंकि बर्तन वो धो चुकी थी। क्या मतलब है इस बात का? वो नासमझी से पूछने लगी। मतलब इतने खूबसूरत मुलायम और छोटे छोटे हाथों से इतना काम कर रही हैं। अब की बार ये कहते उसके हाथ की पुष्ट को बड़ी नरमी से उसने छुआ था, क्योंकि मैं फारिग बैठी बैठी उकता जाती हूँ, इसलिए मेरा दिल किया कि खुद को घर के कामों में इंगेज करूँ। मनाल ने उससे नज़रें चुराते हुए अपने हाथ खींचते सादगी से जवाब दिया, हाय मैं सदके भूरी बिल्ली, क्या ज़रूरत थी आपको इन कामों में इंगेज करने की? खुद को मुझसे दिल इंगेज कर लेती, कम अज़ कम एक हैंडसम शोहर तो मिल जाता, मतलब घाटे का सौदा तो ना होता ना। वो उसका इतना सादा सा लहजा सुनकर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ गया। हसनाल, किचन है ये, और वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब है, ये ना हो उस दिन की तरह तुम्हारी शर्ट फिर वॉमिट करके गंदी कर दूँ। क्या? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उस तबीयत खराबी के सबब आप मुझे अब्बा, मेरे वालिद मोहतरम को दादा, उनके वालिद को परदादा तो नहीं बना रही? वो उसकी तबीयत खराबी का सुन मचल उठा। हसनाल, क्या कह रहे हो? शर्म तो नहीं आ रही तुम्हें इस तरह बात करते हुए? वो उसके इतने साफ लहजे पर गड़बड़ा गई। वो तो मुझे रोमांस करते नहीं आई, अब्बा बनने में कौन सी शर्म। चलें छोड़ें, जल्दी करें, तैयार हो जाएं जल्दी से। मैं तब तक वेट कर रहा हूँ आपका। आज ही कंफर्म करते हैं कि आप मुझे अब्बा बना भी रही हैं या सिर्फ लारे ही लगा रही है। उसके माथे पर लब रखता उसने पुरजोश अंदाज में कहा, अच्छा छोड़े, इस खुशी में मैं खुद जहमत कर लेता हूँ आपको रूम तक छोड़ने की। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। और क्या पता ये तुम्हारी खुशफहमी हो। मनाल उसको पहले वाली टोन में आते देख मुस्कुरा कर बोली, और आज मुझे पता चला कि खुशफहमियाँ भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत होती हैं, जो फर्श से अर्श पर बिठा देती हैं, जैसे आज मुझे बिठा दिया गया। ये कहता वो उसे नरमी से बाजुओं में उठा गया। हसनाल, छोड़ो, अम्मी देखेंगी तो क्या कहेंगी? वो माँ का सोच कर ही डर रही थी। नहीं, आज नहीं, आज कोई भी देखता है तो देखने दो। आज मैं आपका कोई बहाना नहीं सुनूंगा। पहले हॉस्पिटल चलेंगे, फिर शॉपिंग करेंगे, चूड़ियाँ, मेहंदी, घड़ी, इन खूबसूरत हाथों पर मैं खुद लेकर सजाऊंगा, क्योंकि मेरी इस भूरी बिल्ली के यही तो शौक पूरे करने की उम्र है। वो रूम में लाते ये बातें उसको समझदार सा शोर और दिल के करीब करीब लग रहा था। जब से तहमीना बेगम गई थी वो तब से साकित बैठी उस दुश्मन जहाँ को ही सोच रही थी। वो जो बातें उसे कहकर गई थी उनको सोचकर वो परेशान सी थी कि वो उसके लिए आगा जान से लड़ा था। वो ये सोच रही थी कि वो इतना खुद को नहीं जानती जितना वो उसे जानता है। उसने आगा जान के आगे उसकी महरूमियों का जिक्र किया था। वो उसकी मजबूती के लिए उस पर इतनी सख्ती करता था ताकि उसके बाद उसे तकलीफ ना हो। जैसे उसकी माँ को ताने मिले थे वो खुद को बहुत मजलूम तस्वुर करती, लेकिन आज उसकी बहुत सी ऐसी बातें उसकी आंखों में आंसू ले आई थी। वो उसकी हिमायत के लिए उनके आगे डट गया था। उसने उसने तो कभी नहीं पूछा कि वो कैसा है और उसके लिए क्या क्या नहीं करता था। वो हर रोज़ जब सोती होती तो नींद में भी उसे नरम गरम सा लम्स महसूस होता उसका। वो कुछ देर उसके बारे में सोचती रही, और जब उसकी याद ने जोर पकड़ा तो उसके खफा चेहरे को सोचती, दुपट्टे को सही करती, टाइम देखती, बाहर निकली। तकरीबन 12 तो बज गए थे। वो पहले रूम से निकली, चेक किया कि कोई जाग तो नहीं रहा। गैर मामूली खामोशी से मालूम हुआ कि सब सो रहे हैं। फिर वो उसके रूम में आई जो कब का आया हुआ था। वो जानती थी कि सो गया होगा। उसने दरवाज़ा चेक किया तो खुला
था। उसे सुकून हुआ और वो आहिस्तगी से चलती कमरे में आई। वो सोफे पर लेटा बैठे बैठे सो रहा था। उसके खर्राटों की मध्यम आवाज़ उस खामोश जामिद कमरे में वाज़े महसूस हो रही थी। हमेशा की तरह वो काले रंग का दिलदादा काला सूट पहने हुए था। वो बिल्कुल आहिस्तगी से उसके साथ जा बैठी थी। हल्की हल्की ब्लैक रेशमी बियर्ड, बंद आंखों पर स्याह हल्के, सोते हुए भी तीखी नाक पर छाई खफ की कुशादा पेशानी पर पड़े बल, गंदुमी मगर साफ रंगत और मखसूस स्याह रंग का लिबास। वो वजाहत, दिलकशी और मर्दाना दिलकशी, जाज़बियत का शानदार और जीता जागता नमूना था। वो सितमगर उसका मुहाफिज ही तो था, जिसकी गैर मौजूदगी में भी उसको नज़रें उठाकर देख नहीं सकता था कोई। वो उसके पास बैठी उसको आंखों के रास्ते दिल में उतार रही थी, और दिल में एक बात कांटे की तरह चुभ रही थी कि उस शख्स को वो कितना गलत समझती आई थी। आज तहमीना बेगम का इंकशाफ उसकी रूह को लरजा गया था। उसका सुपरमैन अपनी इशू की खातिर खुद को भूल जाएगा। कितनी आसानी से उसने आगा जान को कहा था कि उसके मरने के बाद उसको दर दर झुकने से बचा रहा था। वो उसकी एहतियात और सख्ती और जुल्म को अब समझी थी। वो उसे कितनी ही देर तक बैठी देखती रही, और यूं ही दीवानों की तरह तकते तकते आंखों में नमी के बाइस उसका शानदार और वजीह चेहरा उसकी निगाहों में धुंध लाया। वो बैठने के अंदाज में सीने पर दोनों हाथ बांधे सोया था। कुछ कहे बगैर वो झुकी और उसके सैंडल उतारने के लिए नीचे बैठी। ने उसके सफ़ेद मजबूत पाँव देखे जो ब्लैक सैंडल में बहुत अच्छे लग रहे थे। वो कुछ देखती रही, कुछ देर तो वो देखती रही, फिर आहिस्ता से उसके पाँव से जूते अलग किए। आंखों से आंसू उस अनाओं के मशहूर रियासत के हसीन बादशाह को देखते फिर से शहनशाही नज़ारा पेश करने लगे। अगले लम्हे वो दिल के हाथों मजबूर उसकी टांगों पर सर टिकाए हिचकियों से रोने लगी। रोशनाल बख्श जो अब गहरी नींद में था, टांगों पर नरम सी गिरफ्त महसूस करके आंखें खोल गया। इशू, वो एकदम से सीधा होता उसे शानों से थाम उसके पास नीचे बैठा, उसका सर उठाकर उसके गुलाबी डोरों वाली आंखें देखता। उसको उस वक्त अपने रूम में देख वो भौचक्का रह गया था। क्या हुआ है, बताओ तो सही, रो क्यों रही हो? उसके कहने की देर थी कि वो उसके हाथों पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। यार कुछ तो बताओ, अम्मी ने कुछ कहा है क्या? वो कितना परेशान था और कितना हैरान नजर आ रहा था। उधर वो बस रोए जा रही थी। मुझे माफ़ कर दें, वो अपनी घनी रेशमी आंसुओं ज़्यादा पलकों को उठाकर बोली। किस बात के लिए? रोशनाल को समझ नहीं आई कि वो माफ़ी किस बात पे मांग रही है, तो वो परेशान हुआ। मैंने बहुत बदतमीज़ी की ना आपसे, आपको मेरी वजह से थप्पड़ पड़ा, इसलिए आप नाराज़ हो गए हैं। ये कहकर वो फिर उससे लगकर रोने लगी। हाय अल्लाह, मैं किस दीवार में सर मारूं? यानी ये लड़की सिर्फ मेरे थप्पड़ की वजह से रो रही है? रोशनाल ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और दिल ही दिल में उसकी मासूमियत पर हैरान हुआ। अच्छा इधर बैठो, वो उसे शानों से थामता सोफे पर बिठा गया। यानी मेरी इस झल्ली सी बीवी की इतनी छोटी सी बात पर इतने सैलाब बहाने की आदत नहीं जा रही। पर तो मुझे पड़ा था, फिर मेरी झल्ली क्यों इतनी रो रही है? वो उसके चेहरे को अपने हाथों में उठाता भारी लहजे में बोला। मसला ही यही है कि थप्पड़ आपको पड़ा लेकिन दर्द मुझे हुआ। वो कहकर उसे लाजवाब कर गई। लेकिन ये थप्पड़ भी तो अदले का बदला था मिसेज़ रोशनाल। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके थप्पड़ के बदले मुझे भी थप्पड़ पड़ा। लेकिन जिस तरह से आप घर से गए थे गुस्से में, मुझे लगा आप मुझसे नाराज़ होकर गए हैं। नहीं मेरी जोजम, मैं भी तो आपके साथ गलत कर जाता हूँ, उसका तो आप हिसाब नहीं लेती कभी। आप सच में नाराज़ नहीं? वो आंखों को उठाते पूछने लगी हैरत से। और मेरी छोटी सी जान ने ऐसा कौन सा काम किया कि मैं नाराज़ हो जाऊँ? और मुझे लगता है कि मेरी छोटी सी बीवी अब मुझसे खफा है। वो उसकी आंखों में आंखें डालता नरमी से बोला। वो तो मैं आपसे हूँ। वो उसको इतने नरम लहजे में देख लाड से बोली। अच्छा, इतने दिनों से जालिम बनकर जो बदले ले रही हो उसका क्या? वो उसको क्यूट क्यूट से मुंह बनाते देख थोड़ा करीब हुआ। आपने मुझे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा और सबके सामने मारा, उसने कहा तो ज़ब्त से था, लेकिन रोशनाल ने उसकी आंखों में हल्की नमी महसूस की। फिर प्यार भी तो वैसे ही किया था ना? रोशनाल ने उसके हाथों में अपने हाथ लेकर पूछा। अशनाल ने उसकी बेबाक जसारत पर घबराते हुए उसे देखा, लेकिन फिर भी लहजे को मुश्किल से नॉर्मल किया। बड़ी अम्मी कहती हैं कि मुंह पर थप्पड़ मारने से उस बंदे की सारी नेकियां उसकी तरफ चली जाती हैं जिस मासूम को थप्पड़ पड़ता है। उसने मासूमियत से बड़ी अम्मी का हवाला लिया। अच्छा फिर ठीक है, मैं तो गुनाहगार सा बंदा हूँ, लेकिन मेरी सारी नेकियां कहाँ? मेरे पास इतनी नेकियां कहाँ होंगी? वो उसकी बात पर इत्मीनान से उसको सुकड़े बैठा देख ईजी होकर लेटा था। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं कहते। आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि आपने मुझे थप्पड़ सख्ती से मारा। और उसकी ये बात सीधी रोशनाल बग के दिल पर लगी। वो जो 2 दिन से उसे मार कर बेचैन था, उसके लफ्ज़ों से जैसे गहरी खाई में गया।
अच्छा एक काम करो, जितना तुम्हें ज़ोर से थप्पड़ मारना था ना, उससे 2 गुना ज़ोर से मुझे मारो। वो लेटे लेटे बाजू पकड़े उसे अपने पास करते बोला, नहीं आप मुझसे बड़े हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं अशनाल, आज मैं खुले दिल से इजाज़त दे रहा हूँ कि एक ज़ोर का थप्पड़ मार लो मुझे जिस तरह मैंने मारा था। और भी कोई ऐसी सज़ा तजवीज़ करो जिससे तुम्हारी रूह और वजूद के ज़ख्म भर जाए। वो गहरी रियासत से बोला, छोड़े मुझे जाना है। वो उसके गहरे दिलगीर लहजे और एकदम आंखों में उसकी चमक बढ़ती देख हकलाई थी। वो हर रूप में उसे ज़ेर करने का हुनर जानता था, लेकिन वो उसे इस हाल में देख नहीं पा रही थी। वो जो नज़रें झुकाए बैठी थी उसकी तरफ देखा तो पत्थर की होकर रह गई। उस शख्स की आंखों से मुतवातर आंसू बह रहे थे। वो अंदाज़ा नहीं कर पाई कि वो शख्स अपने ही दिए गए ज़ख्मों पर रो रहा है। क्या हुआ है सुपरमैन, आप रो क्यों रहे हैं? वो उसके करीब हुई। कुछ नहीं हुआ, जो कह रहा हूँ वो करो। जिस तरह तुम्हें ज़ोर का लगा था उतनी शिद्दत से मारो। जिस दिन से तुम्हें मारा है उस दिन से इस संगदिल दिल को चैन नहीं मिल रहा। मुझे सुकून नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारे आंखों से निकले गए आंसू मुझे कसम से सख्त बद्दुआ दे गए हैं। मैं ऐसी राह ढूंढ रहा हूँ जिससे कोई मदावा हो जाए। हरी आप अशनाल, जल्दी करो। वो इतना तेज़ बोला कि अशनाल काम कर रह गई। नहीं सुपरमैन, प्लीज़ नहीं। अशनाल, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। वो अब की बार पहले से काफ़ी ऊंचे लहजे में बोला। अशनाल ने उसके आंसू अपने हाथों से साफ किए। नहीं। वो झुककर उसके गाल पर लब रख गई और फिर उसके गाल के साथ गाल टिकाया। रोशनाल साकित रह गया और अब वो उसके ऊपर थी, उसके गाल के साथ गाल टिकाए, उसकी कमीज़ के कॉलर को थामे लंबी लंबी सांसें ले रही थी। इस बार बड़ी अम्मी ने नहीं कहा कि इस तरह प्यार करने से भी सारी नेकियां प्यार करने वाले शख्स को चली जाती हैं। वो जो वो जो खुद को छुपा रही थी, उसकी शोख गंभीर आवाज़ सुनती उसने जल्दी से उठना चाहा, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाई। वो आज उसे वाकई खुश कर चुका था। उसने आज अपनी सोच से बढ़कर रोशनाल बग को खूबसूरत पाया। उसके हाथों की तपिश और निगाहों से बच पाना इश्नाल बग को मुश्किल लगा। उसके गालों पे लाली बिखरी थी। आज वो उसे और ज़्यादा अजीज़ हो गया था, क्योंकि उसने उस शख्स से अपना आप जो मनवा लिया था, जो अपने आगे किसी की नहीं मानता था। वो शख्स उसके आगे झुका था जो अपने रब के अलावा किसी के आगे ना झुकता था। मनाल फजर की नमाज़ पढ़कर अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी, क्योंकि जो गुड न्यूज़ उसे अल्लाह ने दी थी वो बहुत बड़ी थी। आज वो माँ के रुतबे पर फाइज होने वाली थी। जैसे ही डॉक्टर ने उसे गुड न्यूज़ दी वो बहुत रोई और खुश भी बहुत थी, क्योंकि औलाद होती तो रब की तरफ से रहमत है, लेकिन अगर उसकी परवरिश में ज़रा भी कमी रह जाए तो वही जहमत बन जाती है। इसलिए वो सोच रही थी कि अगर उससे ज़रा ख़ता हो गई तो क्या उसकी औलाद उसकी तरह महरूमी वाली ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन उसने सोच लिया था कि वो अपने आने वाली नस्ल की अच्छाई के लिए खुद को कुर्बान कर देगी, लेकिन उनको अच्छा मुस्तकबिल देगी। वो दुआ मांगती जाए नमाज तह करती उठी थी। उसने दुपट्टा उतारकर गले में डाला, ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े होकर खुद को देखा। वह हसनाल के दिलाए गए रेड कलर के फ्रॉक में बहुत अच्छी लग रही थी। साथ में मैचिंग चूड़ियाँ भी उसके हुस्न में इजाफा कर रही थी। हाथों पर मेहंदी हसनाल ने खुद लगवाई थी। मेहंदी से उसके हाथ पर मनाल हसनाल बख्त भी लिखा था, जो कि हसनाल ने खुद लिखा। उसने पहले बाल संवारे, फिर हल्का हल्का मेकअप किया, लिपस्टिक होंठों पर लगाई और काजल की धार आंखों में लगाकर खुद पर एक नज़र डाली और फिर बेड की तरफ आई, जहां वो बहुत सुकून से सो रहा था। हसनाल हसनाल, उसने करीब बैठकर उसके बालों पर हाथ रखते हल्के से पुकारा। जी। वो उसके हाथों को पकड़कर बंद आंखों के साथ महज इतना बोला, उठो ना, तुम लेट हो जाओगे, 11 तो बज गए हैं। मनाल ने जानबूझकर झूठ बोला ताकि वो जल्दी उठ जाए, और वाकई उसका झूठ रंग लाया। वो जल्दी से उठ बैठा। क्या? वो आंखें खोलता शौक हुआ, मगर मनाल को ज़ोर ज़ोर से हंसता देख उसकी कारकर्दगी उसे समझ आई। तुम कुछ ज़्यादा चालाक नहीं होती जा रही? हाँ तो और क्या, ऐसे तो तुमने उठना ही नहीं था, वो पुरसकून लहजे में बोली थी। थैंक यू, मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए, मुझे इतना मोतबर करने के लिए, इतने आला रुतबे पर फाइज करने के लिए, हर उस चीज़ के लिए जिसके लिए जो मेरे लिए खुशी का बाइस बने। आप नहीं जानती आपने मुझे कितना खुश किया है, मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया है आपने। वो उसकी पेशानी पर लब रखते हुए बोला था। डू एवरीथिंग विद गुड हार्टेड एंड एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न एंड यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। उसने ये लाइन इंग्लिश में बोली। मनाल, मैं आपके साथ कुछ बुरा नहीं कर पाता, रिश्तों में अनाई नहीं चलती, मैं रिश्तों को ईमानदारी से निभाने का आदी हूँ। आपको माफ़ किया तो अब मैं भी खुद पुरसकून रहता हूँ, और अल्लाह ने इस खूबसूरत दिल के बदले मुझे प्यारा सा तोहफा भी दिया। वो उसके कानों में रस घोल रहा था। मोहब्बत में हमेशा ईमानदार रहे, और मुझे इस रिश्ते में ईमानदारी चाहिए। वो उसे बता भी रहा था और जतला भी। अच्छा इधर आए, थोड़ी देर मेरे साथ लेटें, खुद को मुझे महसूस करने दें।
खामोश होकर सो जाएं। अब आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं अपने तरीके से बंद कराऊंगा। उसकी बात सुनती झट से मनाल ने आंखें बंद की थी। शुक्र है तुम तैयार हो, मैं वैसे ही परेशान थी। हर चीज़ मैं बाजार से मंगवा लेती हूँ, तुम बस चाय बना लो। मनाल हसनाल को भेजकर पुरसकून सी बैठी थी। उसी को सोच रही थी जब समीना बेगम अंदर आई। कौन आ रहा है? उसने समझा अशनाल और रुशनाल लोग आ रहे हैं, लेकिन माँ के चेहरे पर खुशी देख उसे गड़बड़ लगी। तभी पूछे बिना नहीं रह सकी, समन और उसका बेटा तुम्हें देखने आ रहे हैं। वो लापरवाही से बोली जैसे वो तैयार बैठी हो। अम्मी, वो बेयकीनी से इतना ही कह सकी। आंखें हैरत से फट गई थी। वो उठकर खड़ी हो गई। बस अब तुम्हारी नौटंकी शुरू हुई ना, तो मुझे जानती हो तुम। उन्होंने उसे धमकाया। बस बहुत हो गया अम्मी, आप बेशक उनको घर बुला लें, लेकिन मैं अभी हसनाल को कॉल करती हूँ। ये कहते उसने फ़ोन की तलाश में निगाहें दौड़ाई और फ़ोन उठाया। मनौल, समीना बेगम उसको आगे बढ़ता देख गुस्से से आगे आई और उसके हाथ से फ़ोन लेकर दीवार पर ज़ोर से मारा। मनाल हैरत से जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। वो कमरे के बीचों बीच दो टुकड़े होते फ़ोन को देख परेशान हुई थी। जो मैं कह रही हूँ ना, खामोशी से मान लो। इस रिश्ते में तुम्हारा फ़ायदा होना है, मेरा भी बहुत फ़ायदा होना है। उन्होंने उसकी कलाई मरोड़ कर कहा। मैं बताऊंगी हसनाल को, आप बेशक जो कुछ भी कर लें। मनाल के दर्द से चीखें निकल रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ये मत समझना कि तुम मेरी कमज़ोरी हो तो मैं तुम्हारे आगे नर्म पड़ जाऊंगी। जो औरत दौलत के लिए अपनी जवानी तबाह कर सकती है, अपने सुहाग को मार सकती है, अपनी सोतन को मार सकती है, तो सोचो वो कुछ भी कर सकती है। सोचो मैं कितनी जहरीली हो सकती हूँ। आज 10 साल बाद का राज उन्होंने उस पर आश्कार किया। तो फिर सोच लो, जो औरत दौलत के लिए अपने सुहाग को मार सकती है, तो क्या वो अपनी बेटी के सुहाग को जिंदा छोड़ सकती है? उनका अंदाज बहुत ही खतरनाक था। अम्मी, ये सब कुछ आपने किया था? बाबा को आपने मारा था? इतना बड़ा तल्ख सच सुनकर उसका लहजा ही टूट गया था। माँ के ज़ोर से पकड़ने से चूड़ियाँ टूटी थीं, कलाइयों से खून रिसने लगा। उसे आज इस चोट की तकलीफ़ नहीं हो रही थी जितनी अपनी माँ का भयानक रूप खुलने पर तकलीफ़ हो रही थी। आंखों से आंसुओं के साथ काजल भी बहने लगा। आज वो खुलकर रोना चाहती थी, लेकिन उसे आंसू आ ही नहीं रहे थे। रो लो, बेशक रो लो, लेकिन मुझे तुम तैयार चाहिए। जब तक समन और उसका बेटा आते हैं तब तक खुद को तैयार कर लो, इसी में ही तुम्हारा फ़ायदा है। नहीं अम्मी, नहीं अम्मी, आज नहीं। आज मैं आपको इस साजिश में कामयाब हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैं देखती हूँ कि आपकी वो दोस्त और उनका 2 टके का घटिया बेटा कैसे इस घर में कदम रखते हैं। वो जो बाप की मौत और इतनी बड़ी हकीकत का सही से सदमा भी ना मना सकी थी, माँ की गलत बयानी पर उठकर धाड़ी। वो आएंगे और तुम जाओगी उनके पास, कोई भी गड़बड़ किए बगैर। अगर कोई गड़बड़ की ना, तो बता रही हूँ, हसनाल की ज़िंदगी अब तुम्हारे हाथ है। वो उसे धमका चुकी थी। उसका पीला पड़ता चेहरा देख उनको अपना प्लान कामयाब होता नजर आया। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन इसके बाद कुछ भी मेरी बहन या शोहर को हल्की सी भी खराश पहुंची तो मैं आपसे पूरा हिसाब लूँगी। तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया मेरी बच्ची। वो उसके पास बैठती उसे पिचकारते हुए बोली, जल्दी से मेकअप करो, देखो क्या हाल कर लिया है तुमने अपना, खुद पर रहम करो। उन्होंने उसके बिखरे बालों को पीछे किया, जबकि मनाल उनके हाथ बुरी तरह झटक गई। जैसी भी थी वो उसकी माँ थी। वो कुछ करना चाहती, लेकिन कोई एक चीज़ थी जो उसे रोक देती ये सब करने से, और वो कुछ नहीं, ये थी कि उन्होंने पाला था। चलो शाबाश, वो घर से निकल आए होंगे। तुम तैयार हो जा, लेकिन कोई भी गड़बड़ या चालाकी की तो तुम पर ही उलट दूंगी। 11 साल हो गए हैं तुम्हारे बाप को मरवाए हुए, कानों कान किसी को खबर नहीं हुई। मैंने उस कल मुही की माँ को खबरदार भी किया था, लेकिन वो थी कि मेरी बात को कोई अहमियत ही नहीं देती थी। लेकिन फिर 2 दिन बाद ही मर गई वो। अपनी और अपने शोहर की मौत की ज़िम्मेदार वो खुद औरत ही है। क्या तुम भी अपने शोहर की मौत की ज़िम्मेदार बनना चाहती हो? क्या सारी ज़िंदगी के लिए पछतावे में रहना चाहती हो? वो तो मेरी सौतन थी, उसको कैसे ज़िंदा छोड़ सकती थी? लेकिन तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें तो पैदा किया है ना मैंने खुद, इतनी जालिम तो नहीं हूँ ना। वो उसे मुकम्मल टॉर्चर कर रही थी और वो टॉर्चर्ड हो भी रही थी। वो फतह हासिल कर चुकी थी। उन्हें समझ लग गई थी कि अशनाल ट्रैप हो चुकी है। मैं जा रही हूँ, शाबाश, जल्दी आ जाओ मेरे पीछे। वो उसका गाल थपथपाते उठकर चली गई। वो पीछे रोती, लफ्ज़ों के धारे में रोती धोती उठ बैठी। उसे तो ज़िंदगी अब हसीन लगना शुरू हुई थी, लेकिन खुशियों का दौरानिया इतना मुख्तसर होगा उसने सोचा न था।